आज मैं क्लास 5 का हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रही हूँ। चैप्टर 2 है। चैप्टर का नाम है वर्ण विचार। तो आइए हम देखते हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो पहले क्लास में भी आप लोग पढ़ चुके हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। तो बोलते समय हमारे मुख से जो ध्वनि निकलती है, जो आवाजें निकलती है, उसे हम वर्ण कहते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है, जिसे कि हम टुकड़ा नहीं कर सकते, खंड नहीं कर सकते। अब हम देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर पहला और दूसरा व्यंजन। अब हम कहेंगे कि स्वर वर्ण किसे कहते हैं। तो जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्णों की सहायता से बोला जाए उसे हम स्वर वर्ण कहते हैं। यानी उसे बोलने के लिए किसी अन्य वर्णों की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे हम उच्चारण करते समय भी देखते हैं कि अ, आ, ई, यानी ऐसे जितने भी स्वर वर्ण वाले अक्षर हैं जो स्वतंत्र रूप से उच्चारण हो जाता है, इसको बोलते समय हमें अन्य किसी वर्णों की आवश्यकता नहीं होती। अब व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। तो जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए, जो वर्ण स्वर की सहायता से बोला जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, ये हो गया क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, यानी जितने भी हो गए यह व्यंजन वर्ण कहे जाते हैं। अब देखिए कि कैसे स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। तो व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जो स्वर की सहायता से बोला जाए, उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे क का उच्चारण करते समय क जोड़ अ, ये अ के मिलने से यानी स्वर के मिलने से यह व्यंजन पूर्ण होता है। अब आप सोचते होइएगा कि ये जो हलन का चिन्ह है वह क्यों है। तो ये आधा हो गया। अभी देखते होइएगा कि ये हट गया। तो जब ये जब स्वर का सहयोग मिल जाता है, जब स्वर इसके साथ जुड़ जाता है तो ये पूर्ण व्यंजन बनता है। तो ये चिन्ह जो है वो हट जाता है। तो ये तब जाके स्वर की सहायता लेने के बाद यह व्यंजन पूर्ण होता है। यानी हम व्यंजन वर्ण किसको कहते हैं। तो जो स्वर की सहायता से बोला जाए उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। व्यंजन वर्ण की संख्या 44 वर्ण है और स्वर की संख्या 11 है। अब हम बोलते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णों के एक साथ जब मिलकर क्रमबद्ध रूप में जब तैयार होता है वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अब देखते हैं कि स्वर के भी भेद होते हैं। स्वर जो है ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर भी होते हैं। यानी स्वर के 3 भेद हैं। पहले बताया आप लोगों को कि स्वर की संख्या 11 है और स्वर के भेद कितने हैं। तो स्वर के 3 भेद हैं, ह्रस्व, दीर्घ स्वर और लुप्त स्वर। ह्रस्व स्वर किसको कहते हैं। तो जिस स्वरों का उच्चारण सबसे कम समय में होता है तो वह ह्रस्व स्वर कहलाता है। जैसे अ, ई, उ, जैसे अ हो गया, ई हो गया, यानी कि हर्षई, उ हो गया, री हो गया, यानी ये ह्रस्व स्वर में आ गए। अब दीर्घ स्वर में कौन कौन है। तो दीर्घ स्वर में आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ और औ, यानी ये सब दीर्घ स्वर में आ गए। अब लुप्त स्वर में क्या हो गया। तो इनके उच्चारण में हर्ष और दीर्घ स्वरों के उच्चारण से तिगुना समय लगता है। यानी लुप्त स्वर में हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर के उच्चारण में जितना समय लगता है उससे कहीं अधिक ज्यादा समय उसमें लगता है, तिगुना समय उसमें लगता है। तो लुप्त स्वर कहलाते हैं। जैसे लुप्त स्वर कहलाते हैं। और हिंदी वर्णमाला में कुछ अन्य
वर्ण भी आते हैं, जैसे अनुस्वार। अनुस्वार को हम, ये अंग की मात्रा जिसको हम कहते हैं, ये अनुस्वार हो गया। इसका उच्चारण नाक से होता है, जैसे कंगन, कंगन, यानी नाक से इसका उच्चारण होता है। जैसे दंगल, जंगल आदि शब्द का जब हम उच्चारण करते हैं तो अनुस्वार का प्रयोग होता है। अब विसर्ग देखिए। अब विसर्ग जिसको अ की मात्रा में हम लोग कहते हैं, जिसका प्रयोग अक्सर देखते होइएगा कि संस्कृत में आया शब्दों में किया जाता है। जैसे प्रातः लिखते हैं, नमः, नमः भी हम लोग लिखते हैं, अतः भी लिखते हैं। तो ये सब शब्द में विसर्ग का प्रयोग होता है। अब अनुनासिक, अनुनासिक में आ गया जिसको हम चंद्रबिंदु भी बोलते हैं, ये आपका अनुनासिक हो गया, जिसका चिन्ह ये होता है। अब जैसे आप लिखते हैं चांद, मां, पांच, यानी इन सब शब्दों का प्रयोग जब हम करते हैं तो अनुनासिक का प्रयोग करते हैं। उसके बाद है र और ध, ये सब जो है, जैसे सड़क लिखते हैं, सड़क, पेड़ आदि लिखते समय ये र का उच्चारण करते हैं। और ढ का भी, जैसे बूढ़ा लिखते हैं तो ये ढ का उच्चारण का हम प्रयोग करते हैं। अब हम देखते हैं कि आगत ध्वनियां क्या है। कुछ हिंदी भाषा में विदेशी भाषाओं से आए हुए कुछ शब्दों को स्वीकृति दी गई है। जैसे हम डॉक्टर लिखते हैं तो ये ऐसा चिन्ह लगा होता है, जैसे अनुनासिक में ये चंद्रबिंदु लगा होता है। अनुनासिक का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस तरह का बुंदका रहता है, लेकिन ये जो आगत ध्वनियां का हम प्रयोग करते हैं तो ये चिन्ह, ये जो सिर्फ ऐसा रहता है। तो हम डॉक्टर लिखते समय कॉलेज, आदि शब्दों का जब हम प्रयोग करते हैं तो इस तरह की ध्वनि होती है। तो ये आगत ध्वनियां हैं। ज, जिसको नुक्ता लगाते हैं हम, ये ज, ये जो नीचे बुंदका लगा उसको हम नुक्ता कहते हैं। जैसे हम बाजार, बाजार लिखते हैं। इसके बाद जमीन, तो ये उसका उच्चारण ज से इसका उच्चारण होता है। तो ये आगत ध्वनियां सब है, विशेष प्रकार की ध्वनियां हैं। अब रेप भी होता है, कुछ नीचे फ में भी इस तरह का बुंदका लगाया जाता है। जैसे फर्श लिखते हैं तो उसमें भी ये नुक्ता का चिन्ह लग जाता है। स्वर तथा उनकी भाषाएं, हर स्वर की एक मात्रा होती है। वैसे स्वर और मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। जैसे अब, अनार, आम आदि लिखते हैं तो, और व्यंजन के साथ आने पर स्वर मात्रा का रूप ले लेता है। अब हम देखिए कि स्वर का प्रयोग, हम देखिए कैसे देखते हैं कि मात्रा का प्रयोग हम कैसे करते हैं। आप लोग छोटे क्लास में पढ़े होइएगा कि मात्रा किसको कहते हैं। यूकेजी में पढ़े होइएगा कि स्वर के साथ लगाए गए चिन्ह को मात्रा कहते हैं। जैसे पहले हम देख लीजिए कि स्वर है, स्वर में क्या आ गया, तो पहले से भी बता चुके हैं, ओ, आ, ई, यानी जितने भी हुए ये सब स्वर हुए। अब इसका मात्रा क्या हुआ, तो अब मात्रा के लिए तो स्वर के साथ लगाए गए चिन्ह को हम मात्रा कहते हैं। अब देखिए किसका क्या मात्रा है। अ का कोई मात्रा नहीं होता, अ का कोई मात्रा नहीं होता। आ का मात्रा, ये मात्रा का चिन्ह है।
पानी आदि लिखते हैं। फिर हर्षऊ से भी शब्द बनता है, जैसे कुली, कुम्हार। इधर देखिए, अब चले दीर्घऊ पर। दीर्घऊ की मात्रा चिन्ह ये होता है, हर्षऊ की ये हुआ। इधर से घुमा के देते हैं दीर्घऊ में, इधर से जैसे चूहा लिखते हैं। अब दीर्घऊ के बाद अब चलिए री की मात्रा। अब री में क्या लिखते हैं, तो कृषि, कृषि, कृष्ण इत्यादि लिखते हैं। री के बाद आइए ए पर। इसका मात्रा चिन्ह, इसका तो ये हो गया मात्रा चिन्ह। ऋषि, ये ए की मात्रा चिन्ह ये हो गया। जैसे हम केला लिखते हैं, मेला लिखते हैं। आई पर चलिए कैलाश, इस पर 2 लग जाएगा। कैलाश, थैला, मैला आदि बहुत सारे शब्द हैं। अब आइए ऊपर। ऊपर क्या हो जाएगा, इसका मात्रा चिन्ह ये हो गया कोयल, मोर, चोर, डोर, यानी बहुत सारे शब्द भी हैं। अब औ पर चलिए, औ पर क्या हो जाएगा, तो कौन, मौन। अरे बहुत सारे शब्द और भी हैं। आप लोग 5 क्लास में चलेगा तो बहुत सारे शब्द जान रहे होंगे। तो इस तरह से ये मात्रा का चिन्ह हुआ, और इस तरह से हम जाके मात्रा का प्रयोग करते हैं। तो स्वर और उसकी मात्राएं के विषय में हम लोग जाने। अब देखिए विशेष तौर पर यह है कि र वर्ण के साथ उ और दीर्घऊ की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है। अब देखिए, सिंपल सा लग जाता है, ध्यान से आप लोग देखिएगा। ये हर्षऊ की मात्रा हो गई, समझे। और दीर्घऊ की मात्रा जब हम लगाते हैं, इसमें बोल देके घूम जाता है, तब ये दीर्घऊ की मात्रा हो जाती है। अब देखिए कि दोनों के बीच, अब यहां हो जाएगा रुक, ये रुक हो गया, ये रूप, यानी ऐसे हो जाता है। तो ये रुक, यानी दोनों में रुक लिखेंगे तो उच्चारण तो वही होता है, लेकिन हर्षऊ और दीर्घऊ में मात्रा का अंतर को समझिए आप लोग। अब चलिए व्यंजन में देखते हैं क्या है, कि जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है। पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि जिन, अब तो ये जितने भी पढ़े हैं आप लोग, स्वर के बारे में पढ़े, स्वर का चिन्ह पढ़े, स्वर किसको कहते हैं ये पढ़े। अब हम देखते हैं कि व्यंजन के बारे में। तो जिन वर्णों को उच्चारण करते समय स्वर की सहायता लेनी पड़ती है, तो वह व्यंजन वर्ण कहलाता है। जैसे पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि क का उच्चारण करते समय व्यंजन यानी अ का स्वर यानी अ का सहयोग लेना पड़ता है, तो जाके वो व्यंजन पूर्ण होता है। जैसे कि पहले भी बताए हैं कि ये क जोड़ अ बराबर क होता है, तो ये हलंत का चिन्ह हट जाता है, ये पूर्ण व्यंजन तब जाके तैयार हो जाता है। अब द्रवित व्यंजन पढ़ेंगे। जब एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वरयुक्त व्यंजन से मिलता है, तो द्रवित व्यंजन बनता है। समान संयुक्त व्यंजन, अब यहाँ कहा जा रहा है कि जब एक स्वर रहित व्यंजन समान संयुक्त वर्ण के साथ जुड़ता है, यानी समान क्या, यानी को, आधा को और पूरा का दोनों अगर मिलता है, तो तब जाके संयुक्त, समान संयुक्त व्यंजन वाले शब्द बनते हैं। जैसे मक्का, मक्का, बच्चा आदि शब्द जब हम लिखते हैं तब। द्रवित व्यंजन में जब एक स्वर रहित व्यंजन समान स्वरयुक्त व्यंजन से जब मिलते हैं, तो ये तो द्रवित व्यंजन में मान लिया। और संयुक्त व्यंजन में दो अलग अलग व्यंजन जब मिलते हैं, तब संयुक्त व्यंजन बनते हैं। जैसे पहले हम बारी बारी से देखते हैं कि संयुक्त व्यंजन।
चलिए। द्रवित व्यंजन में जब एक स्वर रहित व्यंजन समान संयुक्त व्यंजन से मिलते हैं तो द्रवित व्यंजन कहते हैं। जैसे क, क, यानी ये आधा का ये पूरा का मिलता है तब। जैसे पक्का, कच्चा यानी शब्द बनता है। तो इस तरह से आप लोग को अब र के विभिन्न रूप, अब र के भी बहुत सारे रूप होते हैं। यहाँ तो आपने हर्षा हुआ दुर्गम में र का प्रयोग सीखा था। अब आप देखिए कि किस तरह से र का र रेप की मात्रा, यानी र रेप की मात्रा, ये इस तरह का चिन्ह होता है। जैसे हम कर्म लिखते हैं, र प्रेम की मात्रा भी होता है। इसकी प्रेम लिखते हैं, ट्रक लिखते हैं, राष्ट्र लिखते हैं। तो इस तरह से र रेप की मात्रा, र प्रेम की मात्रा, र रेप की मात्रा, यानी 3 तरह की मात्रा का हम प्रयोग करते हैं। अब यहाँ आप लोग को दिया गया है कि दिए गए शब्दों के अनुसार अथवा अनुस्वार अथवा अनुनासिका लगाएं। तो यहाँ हम लगा के सॉल्व करके आप लोग को बुक में भेजे हैं। जितने भी क्वेश्चन है सब यहाँ पर दिए गए हैं, सबको सॉल्व करके आप लोगों को बुक का पेज भेज रहे हैं। आप लोग पढ़ेंगे, याद करेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, स्वर तथा व्यंजन में क्या अंतर है, और द्रवित व्यंजन जितने भी इसमें दिए गए